नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे आपको जनता रिपोर्टर। जम्मू कश्मीर एक बार फिर हाई अलर्ट पर है, लेकिन इस बार मसला आतंकवाद से जुड़ा नहीं बल्कि राजनीति से जुड़ा हुआ है। सूबे में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट ने वादियों में पारा हाई कर दिया है, जिसका असर दिल्ली में भी देखा जा सकता है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त बैठकों का दौर चल रहा है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में 48 घंटे के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जो शुक्रवार तक चलेगा। सुरक्षा के मद्देनजर LOC पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में जम्मू कश्मीर और सरकार के बीच होने वाली बैठक से पहले घाटी और LOC के इलाके में 48 घंटे का अलर्ट जारी है। इस दौरान साथ ही इंटरनेट सेवाओं को भी बंद रखा गया है। देश की राजधानी में सियासी शोर वादियों की राजनीति का है। जम्मू कश्मीर में चुनाव की अटकलों को जोर दिल्ली में मीटिंग से मिला, लेकिन बात जम्मू कश्मीर की हो तो पाकिस्तान का जिक्र आ ही जाता है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला ने PDP चीफ महबूबा मुफ्ती के उस बयान से किनारा कर लिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत सरकार को कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यह उनका निजी बयान है, हमें पाकिस्तान से नहीं बल्कि भारत के बारे में चर्चा करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की मीटिंग में हिस्सा लेने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गुपकार गठबंधन की सहयोगी महबूबा मुफ्ती के पाक से बातचीत वाले बयान से पल्ला झाड़ लिया। फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर कहा कि हमें पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करनी चाहिए बल्कि अपने वतन को लेकर चर्चा करनी है। अब्दुल्ला ने कहा कि हमें अपने वतन से ही मतलब है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान पर बयान निजी है, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि बीते दिनों PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि कश्मीर के मसले पर केंद्र सरकार को पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि केस में बयान दर्ज करवाने सूरत के मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंचे। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने PM के सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी इसी को लेकर अपना बयान दर्ज करवाने गए। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी ये टिप्पणी किसी समुदाय के खिलाफ नहीं थी बल्कि एक चुनावी तंज था। साथ ही उन्होंने अपनी टिप्पणी को लेकर माफी मांगने से मना कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में बयान दर्ज करवाने सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंचे। राहुल गांधी के खिलाफ यह केस सूरत से BJP विधायक पुरनेश ने दर्ज करवाया था। दरअसल मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है, जब राहुल गांधी ने PM मोदी के सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी और इसे लेकर राहुल गांधी ने कोर्ट में माफी भी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी समुदाय को निशाना बनाना नहीं था, यह सिर्फ एक चुनावी तंज था। सूरत की कोर्ट में पेशी से पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा, अस्तित्व का पूरा रहस्य यही है कि कोई डर ना हो। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर BJP संगठन महामंत्री BL संतोष ने 21 और 22 जून को BJP विधायकों, नेताओं और पदाधिकारियों की विशेष बैठक की। इसमें आपको बता दें कि पदाधिकारियों और नेताओं को 10 सूत्रीय एजेंडा दिया गया है, जिसमें साफ कहा गया है कि जितने भी विधायक BJP के हैं वो लखनऊ से ज़्यादा अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाएं और BJP द्वारा किए गए विकास कार्यों और तमाम चीज़ों के बारे में जनता को अवगत कराएं। इसके अलावा ये उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की है और कहा है कि हमारे पास योगी आदित्यनाथ जैसे चेहरे हैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने के लिए, जिसको लेकर ये साफ जाहिर होता है कि आगामी विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही किया जाएगा। यूपी में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर BJP के संगठन महामंत्री BL संतोष ने लखनऊ में तमाम BJP नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनावों को जीतने के लिए 10 सूत्रीय एजेंडा दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि BJP के कार्यकाल में यूपी में भ्रष्टाचार कम हुआ, विकास के काम हुए। विधायकों को इन बातों के बारे में सिर्फ जनता को बताना है। साथ ही उन्होंने CM योगी की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे पास योगी आदित्यनाथ जैसे चेहरे हैं, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि शायद यूपी का विधानसभा चुनाव योगी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी में मची घमासान के बीच इन दिनों चिराग पासवान मुसीबत में हैं। आपको बता दें
कि पिता रामविलास पासवान की विरासत को संभालने के लिए उनके चाचा पशुपति पारस से उनको जूझना पड़ रहा है। वहीं बीते दिनों विधानसभा चुनाव के दौरान खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हनुमान बताने वाले चिराग पासवान पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से चुप्पी साध ली है। वहीं चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद थी कि उनका साथ देगा, उनके साथ वो खड़ा रहेगा। लोक जनशक्ति पार्टी में मचे घमासान के बीच चिराग पासवान इन दिनों मुसीबत में हैं। पिता रामविलास पासवान की विरासत हासिल करने के लिए उनके अपने चाचा पशुपति कुमार पारस से जूझना पड़ रहा है। वहीं बीते विधानसभा चुनाव के दौरान खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग के मसले पर भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साध ली है, जबकि चिराग को बीजेपी से उम्मीद थी। चिराग का कहना है कि बीजेपी के मुश्किल वक्त में उनके पिता रामविलास पासवान एक चट्टान की तरह खड़े रहे, लेकिन उनके मुश्किल वक्त में बीजेपी से कोई सहयोग नहीं मिल सका। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर पशुपति पारस को बतौर एलजेपी सांसद केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली तो ये उन्हें मंजूर नहीं होगा। बारहवीं की परीक्षा रद्द होने के बाद नया फॉर्मूला तय किया था, जिस फॉर्मूले के तहत बच्चों को पास किया जाना था। तो वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य को आदेश दिया है कि 31 जुलाई तक सभी स्टेट बोर्ड 12वीं के परिणाम घोषित करे। सीबीएसई सहित देश के कई राज्यों में बोर्ड ने अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। इसी के साथ कई राज्यों ने बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम तैयार करने का फॉर्मूला भी घोषित कर दिया है। अब 12वीं कक्षाओं के छात्रों को बेसब्री से उनके रिजल्ट का इंतजार है। आज सुप्रीम कोर्ट में बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर हुई सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने सभी स्टेट बोर्ड्स को आदेश दिया है कि 31 जुलाई से पहले नतीजे घोषित कर दिए जाएं। जहां कोरोना वायरस की दूसरी लहर कम होने से लोगों को राहत मिल रही है, तो वहीं कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के हावी होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि 85 देशों में कोरोना वेरिएंट के लक्षण नजर आए हैं। जहां कोरोना की लहर कम होने से लोगों को राहत मिली है, तो वहीं कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के हावी होने की आशंका जताई जा रही है। बीते दिनों 85 देशों में खतरनाक कोरोना वेरिएंट के लक्षण नजर आए। आपको बता दें कि डेल्टा वेरिएंट अल्फा वेरिएंट से कहीं ज्यादा संक्रामक है और अगर मौजूदा चलन जारी रहता है तो इसके अधिक हावी होने की भी आशंका जताई जा रही है। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिल्ली से यूपी तक ट्रेन के जरिए यात्रा करेंगे। इसके लिए रेलवे विभाग एक स्पेशल ट्रेन तैयार कर रहा है। दरअसल रेलवे विभाग महाराजा एक्सप्रेस, जो कि देश की सबसे महंगी ट्रेन है, उसके कोचों को राष्ट्रपति के लिए स्पेशल तैयार कर रहा है, जिसमें 7 स्टार जैसी सुविधाएं होंगी। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लखनऊ और कानपुर का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शाही ट्रेन के जरिए यूपी जाएंगे। दिल्ली से यूपी तक राष्ट्रपति की इस यात्रा के लिए स्पेशल ट्रेन तैयार की जा रही है। इसमें देश की सबसे महंगी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस के कोच लगाए जाएंगे। इस लग्जरी ट्रेन के कोच का गुरुवार से ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। 7 स्टार सुविधाओं वाली महाराजा एक्सप्रेस के खाली पड़े कोचों को प्रेसिडेंशियल स्वीट के रूप में तैयार किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड के मुताबिक इससे पहले 2006 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दिल्ली से देहरादून तक रेलवे से यात्रा की थी। अब बतौर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ट्रेन से पहले कानपुर और फिर लखनऊ जा रहे हैं। महामहिम जिस ट्रेन से जाएंगे वो प्रेसिडेंशियल ट्रेन है और प्रेसिडेंशियल ट्रेन की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। किसानों का नेतृत्व करने वाले किसान नेताओं में से एक राकेश टिकैत ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है। राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार किसानों को नजरअंदाज कर रही है। राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार किसानों को अनसुना कर रही है और उसे ऐसा करते हुए शर्म भी नहीं आ रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि ये 4 लाख ट्रैक्टर और 25 लाख लोग यहाँ हैं। ये ट्रैक्टर अफगानिस्तान से नहीं आए बल्कि इसी देश के हैं। इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर हमला बोला है और कहा था कि 4 लाख ट्रैक्टर भी यही हैं और 25 लाख किसान भी यही हैं। अपने ट्वीट के साथ टिकैत ने बिल वापसी ही घर वापसी हैशटैग इस्तेमाल किया। उन्होंने लिखा कि 4 लाख ट्रैक्टर भी यही हैं। दिल्ली के डब को खड़े खड़े घेर करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने 25 लाख किसान भी यही हैं ये बात कही और कहा कि 26 तारीख भी हर महीने आती है, ये सरकार याद रख ले।
कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज पार्टी के महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। इस बैठक के दौरान सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार के कोविड मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, हमें केंद्र सरकार पर दबाव बनाना जारी रखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो और वैक्सीन की बर्बादी कम हो, यह भी सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी चिंता जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार को इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए और इसको लेकर सक्रिय कदम उठाने चाहिए। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी अपनी बात रखते हुए इस बैठक में कहा कि जनता पर असहनीय बोझ पड़ रहा है और नागरिक इससे काफ़ी परेशान हो रहे हैं। प्रदेश की आर्थिक नगरी कहे जाने वाले साइबर सिटी गुरुग्राम को बरसाती पानी के जल भराव से छुटकारा दिलाने के लिए नगर निगम और जीएमडीए ने कमर कस ली है। इसी को लेकर गुरुग्राम के नगर निगम कमिश्नर ने आज शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा किया, जहां पर बरसातों के दिनों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे में नगर निगम की इंजीनियर विंग भी मौजूद रही। साथ ही साथ सीवरेज सिस्टम, नालों की साफ सफाई और जल भराव वाले पॉइंटों को चिन्हित कर लिया गया था और वहीं पर निर्माण कार्य भी किया जा रहा है, जिसको लेकर जो पानी है वो ना ठहरे और शहर में हर साल की तरह जल भराव की स्थिति देखने को ना मिले, क्योंकि हर साल जिला प्रशासन की ओर से जल निकासी को लेकर दावा जरूर किया जाता है, लेकिन जब बरसाती दिनों में जो तस्वीर उभर कर आती है वो दो देखने वाली होती है, जिससे कि साइबर सिटी गुरुग्राम की छवि काफ़ी खराब होती है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में जल भराव के चलते या तो अंडरपास डूब जाते हैं या सड़कें जलमग्न हो जाती है। हालात ऐसे होते हैं कि लोगों के घरों में पानी तक भर जाता है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार भी बरसाती पानी की निकासी को लेकर जिला प्रशासन द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। ये दावे कितने मुकम्मल होंगे यह भी देखने वाली बात होगी। खोरी गांव में जनता टीवी की खबर का एक बड़ा असर नजर आया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खोरी गांव में कभी भी तोड़फोड़ को अंजाम दिया जा सकता है। ऐसे में अब भूमाफिया वहां पर सक्रिय हो गए हैं और लोगों पर दबाव बना रहे हैं कि जो बकाया किस्तें हैं खोरी गांव में वन जमीन जो उन्होंने गरीबों को बरगलाकर बेची, उनका भुगतान खोरी गांव के लोग करें। ऐसे में जब जनता टीवी ने एक वीडियो जिसमें भूमाफिया लगातार भुगतान करने के लिए न केवल दबाव बना रहे थे खोरी गांव के गरीब लोगों पर, बल्कि बदसलूकी भी कर रहे थे, जब उजागर किया तो इसके बाद पुलिस ने इस मामले में बड़ा संज्ञान लिया है और उक्त भूमाफिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल बता दें कि लगातार भूमाफिया जो है लोगों पर दबाव बना रहा है ताकि एक मुश्त भुगतान जो है बाकी बकाया राशि का हो सके। ऐसे में जनता टीवी की खबर के बाद पुलिस द्वारा लिए गए इस संज्ञान से जहां एक और खोरी गांव के लोगों ने राहत की सांस ली है, वहीं दूसरी ओर भूमाफिया काफी सख्ते में है। बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने जहां विपक्ष पर जमकर हमला बोला तो वहीं किसानों के आंदोलन को भी आड़े हाथों लिया। कृष्णपाल गुर्जर की माने तो विपक्ष को किसानों के हितों से कोई लेना देना नहीं है, तो वहीं किसान आंदोलन भी अब लठ तंत्र के तौर पर बदलता जा रहा है। कृष्णपाल गुर्जर की माने तो किसानों को यह समझाना होगा कि तीनों कृषि कानून कैसे काले हैं। किसानों को यह बताना होगा कि आखिर तीनों काले कानूनों में क्या कुछ खामियां नजर आ रही हैं। इस बीजेपी की वर्चुअल बैठक में कृष्णपाल गुर्जर की माने तो इस वर्चुअल बैठक से न केवल कार्यकर्ताओं को साथ में जोड़ा जा सकेगा, बल्कि कार्यकर्ताओं की मुसीबतों को या फिर उनके विचारों को भी समझा जा सकेगा। यह पहली वर्चुअल बैठक थी जहां पे पूर्व मंत्री राव नरबीर के साथ साथ पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल भी नजर आए। हरियाणा प्रदेश में भाजपा सरकार को 7 साल पूरे हो गए हैं और जिसको लेकर आज भाजपा कार्यकर्ताओं की, भाजपा नेताओं की एक समीक्षा मीटिंग चल रही है, जिसको संबोधित कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ व अध्यक्ष जेपी नड्डा। भाजपा के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। वर्चुअल जो है वो मीटिंग चल रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं
भाजपा के कार्यकर्ता जो है हिंदू कॉलेज में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि हिंदू कॉलेज का सभागार है जहां पर मीटिंग चल रही है। उसके बावजूद जो है जेपी नड्डा हैं वो जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, और उसके जो प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो है अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने नेता हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कोरोना को लेकर और जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर भाजपा सरकार की किरकिरी हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये समीक्षा जो है वो की जा रही है। लगातार जो है हरियाणा प्रदेश में ये जो है 6 जगह आज मीटिंग है। आज रोहतक में भी ये मीटिंग है और जो है प्रदेश के बड़े जो तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा और की बात करें या पूर्व जो है परिवहन मंत्री कृष्ण लाल जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बावजूद जो है कविता जैन जो सोनीपत से हैं, पूर्व मंत्री है कैबिनेट की, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि तमाम जो है नेताओं से समीक्षा की जा रही है कि आखिर जो है सरकार के जो नीतियां हैं वो आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए और सरकार की जो नीतियां आम लोगों तक पहुंचती हैं कि नहीं पहुंचती हैं, पूरी तरह से जो है समीक्षा की जा रही है। और आज जो जिस मीटिंग में अभी जो है प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जो है अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में सोनीपत पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई और इसके तहत सोनीपत में लगभग 3 करोड़ 76 लाख रुपए के फेस मास्क चलान और मोटर व्हीकल के चलान किए गए। और वहीं अकेले अगर बात करें लॉकडाउन की तो लॉकडाउन में फेस मास्क के 30,000 जो है चलान किए गए हैं। टोटल चालान जो हैं 55,000 पूरे कोरोना महामारी के दौरान किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ 5,000 मोटर व्हीकल के चालान किए गए हैं। अभी तक अगर बात करें तो जिला सोनीपत प्रशासन द्वारा मोटर व्हीकल और जो है फेस मास्क के करीबन 3 करोड़ 76 लाख रुपए के चालान किए गए हैं और लगातार चालान प्रक्रिया पुलिस द्वारा अमल में लाई जा रही है। गर्मी बढ़ते ही शहर की कॉलोनियों में बिजली कटौती का सिलसिला पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। इन्वर्टर भी शोपीस बनकर रह गए हैं। बढ़ रही गर्मी के चलते बिजली की बढ़ती मांग देखते हुए बिजली विभाग की तरफ से अघोषित कट लगातार लगाए जा रहे हैं। जहां अघोषित बिजली कटौती से उपभोक्ताओं को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर बल्लभगढ़ के सरकारी कार्यालयों में बाबुओं की गैर मौजूदगी के बिना उनके कमरों में जल रहे लाइट, पंखे, एसी सरकार के ऊर्जा बचत के नारे पर सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ बिना बिजली के जनता के पसीने छूट रहे हैं, तो वहीं सरकारी कार्यालय में बाबुओं की उपस्थिति के बिना उनके कमरे में बिजली की बर्बादी करते हुए चल रहे लाइट, पंखे, एसी की ठंडी हवा में ठिठुरती उनकी टेबल कुर्सियां शायद आम जनता को उसकी किस्मत पर अंगूठा सा दिखाती प्रतीत होती हैं। सरकार के ऊर्जा बचत के आह्वान को अनसुना करते ये सरकारी बाबू के खाली कमरों में हो रही बिजली की बर्बादी को रोकने के लिए जिम्मेदार बड़े प्रशासनिक अधिकारी कितना व कब तक सुधार कर शहर की जनता को इस बढ़ती हुई गर्मी में राहत दिलाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। यमुनानगर में बेखौफ हुए स्नैचर्स और स्नैचर्स का आतंक जारी है। इन दिनों स्नैचर्स सुबह घूम रहे या मंदिर जा रहे बुजुर्गों को अपना निशाना बना रहे हैं। यमुनानगर में एक ही दिन में 2 वारदातें सामने आई, जहां सुबह घर के बाहर टहल रही एक महिला को स्नैचर्स ने अपना निशाना बनाया और चैन खींचकर फरार हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर जा रही महिला को अपना निशाना बनाया और उनकी चैन स्नैचिंग कर फरार हो गए। फिलहाल इन दोनों मामलों में एक मामले की पूरी सीसीटीवी घटना सामने आई है, जिसमें स्नैचर्स का आतंक साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब देखना होगा इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जल्द ही स्नैचर्स को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है। पिछले 2 दिन लगातार गर्मी की रही और उसके बाद आज की बात करें तो आज सुबह से बादल छाने शुरू हो गए थे और 10 बजे के आसपास जो है वो बारिश का दौर जो है वो जिला कांगड़ा की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर बारिश का दौर शुरू हो गया। साथ के साथ जो धौलाधार की पहाड़ी थी वो पूरी तरह से बादलों से ढक गई थी, लेकिन अभी जो है वो ऊपर आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है वो पूरी तरह से बर्फ से ढक गई है और इसी के चलते जो है वो तापमान में भी इन इलाकों में जो है गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटों में इस तरह की बारिश जो है वो इन इलाकों में हो सकती है। साथ के साथ एक हफ्ते तक जो है वो हल्की बारिश जो है वो इन इलाकों में जो है वो हो सकती है। बात अगर मानसून की जाए तो जुलाई के महीने में जो 1 जुलाई के बाद जो है वो भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। इस तरह की बारिश जो है वो पिछले साल की अगर तुलना करें तो पिछले साल से इस बार जून महीने में जो सामान्य से ज़्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। बर्फ से सराबोर रोहतांग पास आज से सैलानियों के लिए खोल दिया गया है
और सैलानी वहाँ पे जा रहे हैं और पूरी बर्फ में मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ के पर्यटन व्यवसायी भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आने वाले दिनों में मनाली में और सैलानियों का जमावड़ा लगेगा व उनका कारोबार चमकेगा। हिमाचल प्रदेश में सुस्त पड़े मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज सुबह चटक धूप थी, लेकिन कुछ घंटों के बाद ही दिन के समय में अचानक तेज बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 4 से 6 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज होने के बाद मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यही नहीं, आने वाले दिनों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन जुलाई के पहले हफ्ते में मॉनसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ेगा, जिसके बाद कम हुई बारिश की भरपाई पूरी हो जाएगी।